तो कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 मिस्टेक्स के बारे में जो हर बिगिनर करता है जब वो लिफ्टिंग स्टार्ट करता है। और सच कहे तो हमने भी ये गलतियाँ की है। इस वीडियो में मैं आपको बस मिस्टेक्स नहीं बताऊंगा, उन मिस्टेक्स को कैसे सुधारना है ये भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहली मिस्टेक है कोई भी वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो ना करना। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। आप लोग खुद भी ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि बहुत से लोग, चाहे वो जिम में हो या किसी भी तरह की वर्कआउट ट्रेनिंग में, कोई भी वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो नहीं करते। इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या कोई भी फिक्स गोल ना होना, जैसे कि मसल गेन या फैट लॉस। आपके गोल के हिसाब से ही आपका वर्कआउट प्लान फिक्स होगा। ये तो हो गए कुछ रीजंस। पर वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो ना करने से होगा क्या? तो होगा ये कि आपकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हो जाएगी। प्रोग्रेस तो होगी क्योंकि एज अ बिगिनर आप जल्दी मसल गेन करते हो, पर उतना नहीं जितना आप एक वर्कआउट प्रोग्राम के साथ कर सकते हो। इससे आपके इंजरीज के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, और अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और जिम भी छोड़ दोगे। इससे आपका टाइम और एफर्ट दोनों वेस्ट हो जाएंगे। तो एक अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम कैसे चूज करें, ये डिपेंड करता है आपके गोल पे। अगर आपका गोल फैट लॉस है तो उस प्रोग्राम में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ साथ कार्डियो ट्रेनिंग की एक्सरसाइज इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर आपका गोल मसल गेन है तो उसमें ऐसी एक्सरसाइज इन्वॉल्व होनी चाहिए जो आपके मसल में हाइपरट्रॉफी ला सके, जो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा सके और जिसमें आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सको। तो ये बात याद रखना कि चाहे आप एक बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट, आपको एक अच्छा वर्कआउट प्रोग्राम फॉलो करना है। दूसरी मिस्टेक है मसल सोर होने तक ट्रेन करना। कई सारे लोगों का ये मानना है अगर एक्सरसाइज के बाद उनका मसल सोर नहीं हुआ तो उनका वर्कआउट इफेक्टिव नहीं था, लेकिन ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। तो मसल सोरनेस क्यों और कब होती है? जब हम नया वर्कआउट या हेवी वेट्स के साथ वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर माइक्रो टीयर्स हो जाते हैं जिन्हें बॉडी रिपेयर करती है, और इसी रिपेयरिंग के दौरान इन्फ्लामेशन होता है जिसे डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस भी कहा जाता है। मसल सोरनेस जनरली वर्कआउट के 12 से लेकर 24 घंटों के बाद आता है। अगर आप अपना हर वर्कआउट इस तरह से प्लान करते हो कि मसल सोर होना ही है तो आप अपने बॉडी को ओवर ट्रेन कर रहे हो। इससे होगा ये कि आपका मसल रिकवर होने में टाइम लेगा, आपके मसल इंजरीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। देखो, ज्यादा लोगों का यही मानना है कि अगर एक्सरसाइज के बाद मसल सोर हुआ मतलब इफेक्टिव वर्कआउट था। पर सच में इफेक्टिव वर्कआउट क्या होता है? जिसमें आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सको, ग्रेजुअली वेट या फिर रेपिटेशन बढ़ा सको, तभी आपका मसल एक हेल्दी एंड इंजरी फ्री वे में ग्रो होगा। तीसरी मिस्टेक है डाइट फॉलो ना करना। बिगिनर्स मोटिवेशन की वजह से वर्कआउट करना तो स्टार्ट कर देते हैं और ये बिलीव भी करते हैं कि सिर्फ वर्कआउट के दम पर वो ड्रीम फिजिक अचीव कर लेंगे। इस वजह से वो अपने डाइट पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। उससे होता ये है कि उन्हें जैसे रिजल्ट्स चाहिए वैसे नहीं मिलते और डीमोटिवेट होके इवेंचुअली वो वर्कआउट भी क्विट कर देते हैं। अगर आप वर्कआउट के साथ साथ एक हाई प्रोटीन डाइट फॉलो ना करें तो उससे आपके मसल रिकवरी स्लो हो जाती है और वर्कआउट के दौरान आपके एनर्जी लेवल्स भी कम होते हैं। प्रोटीन रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम खाया तो आपके मसल में एक कैटाबॉलिक इफेक्ट क्रिएट होगा। कैटाबॉलिक इफेक्ट मतलब आपका मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस से ज्यादा हो जाता है, जिससे आपका मसल लॉस भी हो सकता है और आपका परफॉर्मेंस भी डिक्रीज हो सकता है। तो अपनी डाइट किस तरह से प्लान करें? अगर WHO की सुने, आपको लगभग 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी अपने बॉडी वेट के हिसाब से कंज्यूम करना है अपनी बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हो और आपका गोल मसल हाइपरट्रॉफी है तो आपको लगभग 1.4 से लेकर 2.0 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी अपने बॉडी वेट के हिसाब से कंज्यूम करना होगा। और प्रोटीन के साथ साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स का भी बैलेंस बनाए रखना होगा, तभी आप अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। चौथी मिस्टेक है ट्रेनिंग ओनली वन बॉडी पार्ट पर वर्कआउट, जिसे ब्रो स्प्लिट भी कहा जाता है। स्टार्टिंग में बिगिनर्स को एक ऐसा वर्कआउट रूटीन दिया जाता है जैसे कि मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे लेग्स, थर्सडे शोल्डर एंड एब्स एंड फ्राइडे आर्म्स और सैटरडे संडे रेस्ट डे। यही वाला स्प्लिट स्टार्टिंग में मैंने भी कई दिनों तक फॉलो किया है। ब्रो स्प्लिट का बेसिकली आइडिया ये है कि आप एक मसल ग्रुप पर फोकस कर सको, उसे डिस्ट्रॉय कर सको और उसे एक पूरा वीक दे सको रिकवर होने के लिए। पर रिसर्च में ये देखा गया है
कि आपके मसल को रिकवर होने के लिए पूरे वीक की जरूरत नहीं है। आपका मसल वर्कआउट के 48 आवर्स के बाद रिकवर हो जाता है। देखो, ट्रेनिंग का मेन पॉइंट है मसल प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करना और मसल्स को अमीनो एसिड के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाना। यही आपके मसल ग्रोथ को ट्रिगर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रो स्प्लिट एक अच्छा वर्कआउट स्प्लिट नहीं है। अभी भी कई सारे बड़े बॉडी बिल्डर्स इसी वर्कआउट स्प्लिट को फॉलो करते हैं। कोई भी वर्कआउट स्प्लिट तभी इफेक्टिव होता है जब आप उसमें वीकली वॉल्यूम ऐड कर सको, उसमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड ला सको, तभी आपका मसल ग्रो करेगा। यही प्रॉब्लम है ब्रो स्प्लिट के साथ। आपको एक ही दिन में सारे वर्कआउट कंप्लीट करने होते हैं, जिससे आप टायर्ड फील करोगे और लास्ट के एक्सरसाइज में आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं ला सकोगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने एक्सरसाइज को 2 से 3 सेशंस में डिवाइड करो थ्रू आउट द वीक। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रो स्प्लिट एक अच्छा वर्कआउट स्प्लिट नहीं है, पर ये एक स्मार्टेस्ट वे नहीं है आपके मसल में हाइपरट्रॉफी लाने के लिए। और लास्ट मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो है वर्कआउट से पहले वार्म अप ना करना। अभी ये वाली मिस्टेक बिगिनर्स के साथ साथ इंटरमीडिएट लिफ्टर भी करते हैं। पर लोग वार्म अप स्किप क्यों करते हैं? इसके मेन 3 रीजंस है। पहला है टाइम की कमी, दूसरा है इसकी इंपॉर्टेंस को अंडर एस्टिमेट करना और इसको वेस्ट ऑफ टाइम समझना, और लास्ट वाली मिस्टेक है लैक ऑफ नॉलेज। बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि सही वार्म अप क्या होता है और इसे कैसे करें। अब देखते हैं वार्म अप स्किप करने से होता क्या है। पहला है आपके इंजरीज का रिस्क बढ़ जाता है। आपके जॉइंट्स और मसल्स तैयार नहीं होते हैवी लिफ्ट्स के लिए, जिससे आपके मसल्स पे स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है आपके वर्कआउट के दौरान परफॉर्मेंस कम हो जाती है। कोल्ड मसल्स आपके पावर और फ्लेक्सिबिलिटी पर अफेक्ट करते हैं, जिससे वर्कआउट के दौरान आप अपना 100% नहीं दे पाते। तीसरा है लॉन्ग टर्म गेन्स पर इफेक्ट। इसी तरह से अगर आप वार्म अप स्किप करते रहे तो आप कंटिन्यूसली इंजर्ड रहोगे और आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव नहीं होगी, जिससे लॉन्ग टर्म में आपके मसल्स गेन पर अफेक्ट होगा। सही वार्म अप करने से होगा क्या? एक तो हेवी लिफ्ट से पहले आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा, जिस वजह से आपके मसल तक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन पहुंचते हैं। दूसरा है ये आपकी पावर और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देगा, जिस वजह से आप फुल रेंज ऑफ मोशन अटेम्प्ट कर पाओगे। और तीसरा है ये आपको मेंटली प्रिपेयर करेगा हेवी सेट से पहले। आप देखते हैं सही वार्म अप कैसे करें। पहला है डायनामिक स्ट्रेचिंग। ये लगभग 10 मिनट का होना चाहिए। इसमें ऐसे मूवमेंट इन्वॉल्व होते हैं जैसे आर्म सर्कल, लेग स्विंग्स और बॉडी वेट स्क्वाट्स। दूसरा है मसल स्पेसिफिक मूवमेंट। अगर लिफ्ट कर रहे हो तो पहले लाइट लिफ्ट करो, जैसे कि हेवी स्क्वाट्स से पहले लाइटर स्क्वाट्स। यही वो 5 मिस्टेक हैं जो ज्यादातर बिगिनर्स करते हैं जब वो लिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप भी लिफ्टिंग में नए हो तो इन पॉइंट्स को याद रखना। सही नॉलेज के साथ आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट करना ना भूलो, और ऐसे ही फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।